नमस्ते मित्रों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मरियम। तो शुरू करते हैं कहानी मरियम। देखने में वो एकदम कपड़े की गुड़िया की याद दिलाती थीं। वो भी एक ऐसी गुड़िया की जिसे घर में बैठने वाली औरतें पुरानी सफ़ेद चादरों के साबुत हिस्से फाड़कर फिर कैंची से धड़ काट के उसके किनारे सिलकर उसमें रुई दबा दबा कर भरती हैं। फिर हाथ पैरों को सुई धागे से सिलकर एक अच्छे खासे बदन में ढाल देती हैं। ऐसा गोश्त ठुसा ठुसा उनका भी बदन था। वैसे ही कंधे पर झूलते बाल जो काले धागे की चुटिया काट कर कंटोक की तरह गुड़िया के सिर पर सिल जाते हैं और उन्हीं धागों में से एक काला तार निकालकर सफ़ेद मुंह पर काली भौं और आंखें बना दी जाती हैं। गुड़िया और इनमें एक फ़र्क था, वो ये कि इनकी भौंएं बालों की तरह काली थीं मगर आंखें कंजी। गुड़िया के होंठ सिले रहते हैं मगर इनके होंठों से शब्दों का जलप्रपात गिरता था। दूसरे, गुड़िया कभी टीचर नहीं हो सकती है मगर ये हमारी टीचर थीं। टीचर भी कैसी, भाषा साहित्य की, जिसका प्रयत्न जीवन के सूक्ष्म तंतुओं में भागती भावनाओं को समझने का, दिल की धड़कनों से ज़िंदगी की तपिश का एहसास कराने का रहता है। पहले दिन वो मुझे इन सारी भावनाओं और एहसासों से बहुत दूर एक ऐसी महिला, एक ऐसी अध्यापिका लगी थीं जो कानून के दायरे में अपने को बांध ले और उसे किसी रिश्ते का ख्याल ना हो। ज़िंदगी में वो अकेली थीं और अकेलापन उनको घुन की तरह चाट रहा था, जिसकी खामोश आवाज़ हम सबको इतने कम समय में महसूस होने लगी थी। 4 अध्यापकों में केवल यही महिला थीं, सो हमारे सोच का दायरा उन्हीं पर केंद्रित था। आज कविता का पीरियड था। विरह कविता सुनाते सुनाते उनका गला भर आया। हवा में नाचते हाथ एकाएक रुक गए। फिर वो बड़े दार्शनिक अंदाज में बोली, जो प्यार जानता है वही बिरहा भी, यंत्र चालित समाज में भावना है कहाँ। मुझे उनका नाकाम प्रेम याद आने लगा। क्लास में साबरा मैडम आई नहीं थी। हम बैठे बातें कर रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ उभरी, तुम लोग आज जल्दी कैसे आ गए? नहीं तो मैडम, आप देर से आई हैं। 10 मिनट हो गए हैं पीरियड शुरू हुए। क्या मैं देर से आई हूँ? उनकी भ्रकटी तन गई। फिर उन्होंने घड़ी देखी, फिर स्लो चलने लगी। रेखा उनके इस बहाने पर मुस्कुराई। उनकी आदत थी अपनी गलती को पर्दे में छिपा देने की। उसकी मुस्कुराहट उन्होंने भांप ली। बस फिर क्या था, कटाक्ष के बाण चलने आरंभ हो गए। इस दुनिया में प्रेम अनुराग सब उड़ गया है, ना मानवता रह गई, ना आपसी संबंध। तभी तो इस शहर में आए दिन चोरी, डाके और कत्ल की घटनाएं घटती हैं। कहकर उन्होंने छतरी और पर्स रखा। हिंदुस्तान भी कोई देश है, खाने को मिलता ही क्या है। ऊपर से आज दूध वाला भी नहीं आया। चलो सब चलकर चाय पीते हैं। वो एकाएक उठ खड़ी हुई। हम सब पीछे हो लिए। अभी गैलरी में ही थे कि जमादारिन पाजेब बजाती नजर आई। ए इधर आओ, कितने बजे हैं? हमारे आने के बाद कमरे साफ़ करोगी? तुम्हारी शिकायत करनी ज़रूरी है। आगे बढ़ी, तभी डिपार्टमेंट का क्लर्क मिल गया। उस पर बरस पड़ी, आपको मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहिए, हमेशा मिस साबरा खातून लिखते हैं। ये ना समझो कि मैं नहीं समझती, ये सब उस कुरैशी की शरारत है। खुद तो डॉक्टर है नहीं, इधर उधर घूमता रहा, पीएचडी का काम पड़ा रहा, अब मुझसे ईर्ष्या करता है। क्लर्क सिर झुकाकर सुनता रहा। हम भी अजीब स्थिति में खड़े रहे। मैडम के साथ चलने में यही होता है, रास्ते भर काफिला पड़ाव डालता चलता है। हंसी मजाक, रूठना बनाना, कटाक्ष, कटुवाण, मुस्कान, घृणा, सभी रसों का जलवा दिखाती हैं। संक्षेप में हम रोज़ सारे रसों को पीते हैं। शाम बड़ी उदास थी। मैं सिगरेट पीता हुआ कुछ सोचता हॉस्टल के सामने टहल रहा था। घर से खत आया था, मेरा पहुंचना ज़रूरी था, मगर बहाना क्या किया जाए। तभी मैडम की आवाज़ पीछे से उभरी, क्या कर रहे हो? मैं पीछे मुड़ा, जी कुछ नहीं। तो फिर आओ, मेरे साथ एक प्याली कॉफ़ी तो पियो, मेरी तबीयत बहुत घबरा रही है। मैं कमरा लॉक करके आता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ।
जब मैं लौटा तो वो कॉफ़ी बनाए बैठी थीं। उनके अंदर की तूफ़ानी कैफियत का अंदाज़ा मुझे लग गया था। कितनी बुरी है ये ज़िंदगी, मेरा बस चलता तो कभी न जीती। मुझे कितना प्यार है, कितनी प्यास है घरेलू ज़िंदगी के लिए, मगर मेरी मजबूरियाँ। उनकी भीगी आंखें देखकर मैं घुट सा गया। फिर मेरे देखते देखते उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मैं हताश सा बैठा रहा। उस रात उनकी ज़िंदगी के बहुत से पन्ने पढ़ने को मिले, जिन्होंने उनके अटपटे चिड़चिड़े व्यवहार की व्याख्या कर दी, मगर उनका अंजाम मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि इस कहानी का अंत क्या होगा। जैसे जैसे मैडम मेरे ऊपर छाती गईं, मैं उनके समीप होता गया। वैसे वैसे हॉस्टल के लड़कों के बीच मेरा मजाक उड़ता गया। मैं खून के घूंट पीकर रह जाता था। मैं उनकी पवित्रता की सौगंध खाने को तैयार था, मगर मेरी सुनता कौन। उनका मुझे बेटा कहना ही सबके लिए विचित्र हो गया था। चारों तरफ मशहूर हो चुका था कि उन्होंने मुझे गोद ले लिया है, और वो कुंवारी मरियम माँ सारी दुनिया से बेनियाज मुझे बेटा मानकर चल रही थीं। मेरी नौकरी बाहर लग गई थी। मैडम काफ़ी अपसेट थीं, मगर मेरा भविष्य देखते हुए उन्होंने मुझे दूसरे शहर जाने की इजाज़त दे दी। नौकरी अच्छी थी, व्यस्त हो गया। इस बीच उनसे मिलने न जा सका, मगर एक दो लोग जो मिले उनसे जो कुछ मालूम पड़ा वो बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने किसी लड़के को बेटा बना लिया है, उसी के पीछे दीवानी रहती हैं। अब उन्होंने अपना दायरा केवल उस लड़के के आसपास खींच लिया है। सब कुछ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं स्वयं भी उनका बेटा रह चुका था। इसी चक्कर में कई अच्छी लड़कियों की दोस्ती भी छोड़नी पड़ी थी। शादी का कार्ड मैंने मैडम को भेजा था, जवाब नहीं आया। फिर मैं नीता को लेकर उस शहर गया तो आवश्यक समझा कि मैं इनके पास भी जाऊं। नीता से उनके बारे में बहुत बातें की थी। वो भी इच्छुक थी ऐसी विचित्र महिला को देखने को जो सारी जवानी दूसरों पर कुर्बान कर दे। यूनिवर्सिटी काफ़ी बदल गई थी। नए चेहरे थे, पुरानी इमारत। फिर भी पुराने चेहरों ने मुझे और मैंने उनको पहचान लिया था। सबसे मिलते हुए हम मैडम के कमरे में पहुँचे। मालूम हुआ अंदर से लॉक है। खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। मैडम कंघी कर रही थीं और सामने खड़े आदमी को जिसने दरवाज़ा खोला था मैंने पहचान लिया। मैडम ने मेरा स्वागत किया। वो साहब ठहरे नहीं, चले गए। मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी थीं, सो मैंने कमरा बंद कर रखा था। मैडम ने उसी पुराने लहजे से कहा। मैं संयत होने की कोशिश कर रहा था। नीता के चेहरे पर अजीब अटपटे भाव उभर रहे थे। चाय पी, बातें हुईं। मालूम हुआ वो चिंतित हैं नए गोद लिए बेटे के लिए, जो एक लड़की के चक्कर में है और लड़की ठीक नहीं है। उनके हाव भाव चिंता ने मेरे मन में भी कुछ शक सा डाल दिया। फिर बोली, मैंने भाटिया साहब को इसलिए बुलाया था। दिल में आया कि यूनिवर्सिटी के सबसे बदमाश आदमी ने इन्हें क्या राय दी होगी, फिर उससे इतनी घनिष्ठता का अर्थ। मैं व्याकुल सा लौटा। नीता ने संकोच में कुछ कहा नहीं, परंतु उसके मुख पर आए भाव से मुझे कुछ कुछ महसूस हो गया था कि वो भी मेरी तरह कुछ कंफ्यूज हो चुकी है। वहीं यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में हम ठहरे थे। रात को अपने साथी जो वहाँ टीचर बन गए थे आ गए। बातें घूम फिर कर मिस साबरा खातून तक पहुँची। सब कुछ वही करती है, बहुत पावरफुल औरत है। अजीब तरह से मर्द पर हावी होती है, आपकी बात तो सुनेगी भी नहीं। तभी तो उससे पंगा लेना नहीं चाहिए, जो कहे सिर झुकाकर मान लो। सच पूछो तो अफसरों की खाल में पैवस्ता है, जैसे तंतु। उस लड़के को गोद क्या लिया कि। खैर छोड़ो, ये भाटिया की दोस्ती अजीब है। आज तक उसने कोई औरत छोड़ी तो है नहीं। फिर मैंने घबरा कर नीता की तरफ देखा। वो आश्चर्य से सबको देख रही थी और मैं कनपटी तक लाल हो रहा था। बार बार नीता का वाक्य गूंज रहा था, कुंवारी मरियम माँ को देखने की जिज्ञासा मैं दबा नहीं पा रही हूँ। कभी उस शहर जाना हुआ तो मुझे भी लेकर चलना, उनसे मिलाना। सब एक्टिंग है। मोहब्बत में नाकामी और कुर्बानी रोज़ ताज़ा मुर्गा उड़ाती है। बात तो सही है, कभी क्या है बिना लिखे पढ़े रीडर हो गई है। पैसा मिलता है, मकान है, इश्क है, अब ज़िंदगी में और चाहिए क्या। सुरेश की ज़िंदगी ख़राब कर दी भैया बेटा करके। इस रिश्ते की आड़ में खूब शिकार खेलती हैं। और जनाब, आप भी तो कभी उसके बेटे थे, बेहद दुलारे और अजीज़। इस बात पर ज़ोरदार कहकहा पड़ा।
पवित्र संबंधों पर यूं कीचड़ मत उछालो, वरना तुम स्वयं गंदगी में डूबे नजर आओगे, मैं बोल उठा। बात का विषय बदल दिया गया, मगर दिमाग निरंतर सोच रहा था कि आदमी इमेज के खोल में क्या क्या करता है। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। बार बार कुछ यादों के दृश्य दिमाग में कौंध रहे थे। वो क्या ऐसी हो सकती हैं? सोचते सोचते मैं घूमने निकल पड़ा। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस से मैं काफ़ी दूर निकल आया था। हंसी की आवाज़ से चौंका। एक लड़का लड़की जा रहे थे। इतनी रात गए शहर में, वो भी इस यूनिवर्सिटी में, कब से ये होने लगा? मुझे आश्चर्य था। लैंप पोस्ट की फीकी रोशनी में मेरे सामने मरियम माँ, मेरी मैडम साबरा खातून खड़ी थीं और उनके साथ एक दाढ़ी वाला लड़का। तुम अभी गए नहीं? वो बिना झिझके बोली। कल सुबह जा रहा हूँ मैडम, मैंने उसी आदर से उत्तर दिया। इससे मिलो, ये मेरा शागिर्द हुसैन है, जीनियस है, इस साल टॉप करेगा। क्यों हुसैन? उन्होंने हुसैन के चेहरे को देखते हुए कहा। ज़र्रा नवाजी है आपकी। हुसैन की उखड़ी खुरदुरी आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कहीं से भी उसके पढ़े लिखे होने की चुगली नहीं कर रही थी। उनके जाने के बाद बहुत रात तक व्याकुल सा मैं टहलता रहा। सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा। उनका बोसीदा कपड़े वाली गुड़िया का वजूद फटने लगा। थक गया था। गेस्ट हाउस लौटा, कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ठह गया। करवटें बदलते हुए जाने कैसे उनकी छवि बार बार सामने उभरने लगी। मुंह से निकला, यूनिवर्सिटी गर्ल। मेरे मन मस्तिष्क में अब केवल एक रस का स्वाद रह गया था, वो था घृणा का। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मरियम। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।